नमस्कार। भारत आरोग्य संगठन की तरफ से प्रैक्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसी का आज ये दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल सीरीज या प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रैक्टिशनर्स को जो फील्ड में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट के या सोसाइटी के माना जाए तो डायरेक्ट टच में हैं, और उनके ही एफर्ट से पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो जो मूल रूप से चिकित्सकों की भूमिका में हैं उनके लिए, और जो लोग एकेडमिक्स में हैं, अभी लर्निंग फेज में हैं स्टूडेंट लाइफ में, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया गया था, एक्सरे फाइंडिंग्स के नाम से। तो एक्सरे फाइंडिंग्स की सीरीज का ये आज दूसरा लेक्चर है, और इस लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कशन किया था कि ये शुरू होता है एक डॉक्टर की लाइफ में एक्सरे फिल्म उसके हाथ में आने से। इससे पहले का सारा काम टेक्नीशियन करता है, वो मशीन है एक्सरे फिल्म प्रोड्यूस करना, डेवलप करके पेशेंट के हाथ में देना, और उसके बाद वो फिल्म आपके पास आती है, उस फिल्म को आपको इंटरप्रिटेट करना रहता है। तो इसका पार्ट वन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इस चीज़ पर डिस्कस किया है कि कई बार एक्सरे फिल्म ही टेक्निकली गलत प्रोड्यूस हो जाती है। किसी की भी गलती हो सकती है उसमें, चाहे टेक्नीशियन की गलती हो, पेशेंट के मूवमेंट्स हों, मशीन में प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक्सरे की फिल्म में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं या टेक्निकल फॉल्ट्स एरर्स रहती हैं, जिसकी वजह से अगर हम उस फिल्म को इंटरप्रिटेट करेंगे तो हमारी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो गलत आ सकती हैं, चाहे कार्डियोमेगली की फॉर्म में हो, चाहे कंसोलिडेशन वगैरह की फॉर्म में हो, या प्लूरल एफ्यूजन की फॉर्म में हो। इस तरह की तमाम तरह की टेक्निकल फॉल्ट्स या आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी डायग्नोसिस गलत हो सकती है। और एक बार अगर हमने डायग्नोसिस गलत बनाई तो आगे का जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो भी अफेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पार्ट वन में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके लिए आप इस सीरीज़ का पार्ट वन देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन अगर आपका मिस हुआ है तो भारत आरोग्य संगठन का जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर आपको इस तरह के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल ब्रीफ में मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम पे, एक्सरे फिल्म जब भी अपने हाथ में लें उसका लीगल वे से शुरुआत करनी चाहिए, यानी जिस पेशेंट का है उसका नाम है कि नहीं, किस डेट में लिया गया है और किस टाइम पे लिया गया है, ये देख लेना चाहिए। पेशेंट के एक्सरे में कौन सा पार्ट राइट साइड का है, कौन सा लेफ्ट साइड का है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे कोई प्रोसीजर करना हो तो हमें पर्टिकुलरली ये पता होना चाहिए कि हमें राइट साइड के लंग में प्रोसीजर करना है या लेफ्ट साइड के। तो एक्सरे फिल्म में ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा हिस्सा राइट साइड का है, कौन सा लेफ्ट का। सेम वे में हम लोग देखें तो हमको ये देख लेना चाहिए कि फिल्म पीए व्यू में है या एपी व्यू में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर एपी व्यू में है तो हार्ट वगैरह का शेडो बड़ा आ सकता है। इसके लिए हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्कैपुला नियरली हाफ पार्ट कवर किए रहती है लंग फील्ड का, और हार्ट का साइज़ बड़ा रहता है एपी व्यू में। सेम पैटर्न में राइट और लेफ्ट में हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट साइड में हार्ट का वेंट्रिकल का पोर्शन हो या एओर्टिक नकल हो, ये लेफ्ट साइड में रहते हैं, और राइट साइड का डायफ्राम का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो राइट और लेफ्ट हमने ऐसे पहचाना था। और पीए व्यू या एपी व्यू के बारे में हम लोगों ने देखा, पेशेंट रोटेटेड तो नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि क्लेविकल के जो दोनों एंड्स हैं वो वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से सिमिलर डिस्टेंस पे हों, जिससे कि पेशेंट हमको समझ में आता है कि वो बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन में जैसा होना चाहिए वैसा है। अदरवाइज वो राइट और लेफ्ट अगर रोटेट करेगा तो उस पर भी फिल्म में टेक्निकल एरर्स आती हैं। इसके अलावा इंस्पिरेशन फेज में रहना चाहिए, जिससे लंग्स का ब्रॉडर पोर्शन हमको बड़े से बड़े वे में दिखाई देता रहे। और पेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, आई मीन जो एक्सरे बीम डाली गई है जिस स्ट्रेंथ के साथ में वो सही होना चाहिए, नहीं तो एक्सरे फिल्म ज़्यादा वाइट या ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे सकती है। तो इस तरह की टेक्निकल एरर्स से हमको बचना चाहिए। जो भी एक्सरे फिल्म हम देख रहे हैं, हार्ट की साइडों के पीछे अगर देखें और हमको वर्टिब्राज दिखाई दे रही हों हल्की हल्की, जो स्पाइन की वर्टिब्रा है वो लाइट वे में हमको दिखाई दे रही हो हार्ट के पीछे वाइट शेडो में, तो इट मीन्स उसका पेनिट्रेशन सही है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर अब एक्सरे फिल्म सही है तो आज के पार्ट में जो पार्ट टू था कि लंग्स की डिसीजेज में एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, हम लोग इस पर आते हैं। लंग्स की डिसीजेज बड़ी कॉमन है, जिनके लिए एक्सरे आज भी फर्स्ट डायग्नोसिस चॉइस के रूप में देखा जाता है। लंग्स की डिसीज में किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है या सांस फूल रहा है या खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है, इस तरह की फीचर्स
कॉमनली मिलते हैं, चेस्ट में कहीं पेन हो रहा है, तो इन सब में एक काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, तुरंत हो भी जाता है, फिल्म मिल जाती है, तुरंत डायग्नोसिस बन जाती है, और पोर्टेबल फॉर्म में भी है। आईपीडी में पेशेंट है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। इसलिए एक्सरे हमारे लिए आज के टाइम पे लंग्स डिसीज में बेहद यूजफुल टूल है। ये अलग बात है कि इससे आगे की फाइंडिंग्स हम लोग यूएसजी के माध्यम से लंग्स का यूएसजी भी किया जा सकता है, या सीटी स्कैन वगैरह के माध्यम से और देख सकते हैं। HRCTC हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन भी उसमें कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, हर जगह लगभग अवेलेबल है और आसानी से तुरंत ही हमको रिपोर्ट मिल जाती है। इसके लिए एक्सरे की यूटिलिटी लंग्स डिसीजेज में लगातार बनी हुई है। तो हम लोग देखेंगे अब वन बाय वन लंग्स की डिसीजेज, जिसमें कि एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन एक चीज़ मैं फिर यहाँ पे शेयर कर लेना चाहूँगा, केवल एक्सरे देख के किसी डिसीज़ को डायरेक्ट लेबल किया जाना सही नहीं है। ये चीज़ हर एक रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में भी मेंशन रहती है। वो एक वर्ड यूज करते हैं, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब ये होता है कि एक्सरे की फिल्म में कई बार ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो बहुत सी डिसीज में कॉमनली वैसी ही दिखाई देती हैं। इसलिए अगर आपने पेशेंट को क्लिनिकली असेस कर रखा है, एग्जामिन कर रखा है, तब एक्सरे आपको एक सपोर्ट दे देगा। केवल एक्सरे से देख के आप डायरेक्ट हर पेशेंट को लेवल कर देंगे कि नहीं ये निमोनिया ही है, ये ट्यूबरकुलोसिस ही है, ये ब्रोंकाइटिस ही है, या एम्फाइजमा ही है, ऐसा जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको पेशेंट ना दिखाया जाए, केवल एक्सरे फिल्म से ही प्रॉपर डायग्नोसिस मांगी जाए, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आती हैं चीज़ें, और उसमें भी डाउट रहता है। तो अच्छे से अच्छे रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे फिल्म के नीचे या इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं रेडियोलॉजिकल, उनके नीचे ये लिखते ही हैं। तो उन पर भी मैं अभी डिस्कस कर लूँगा कि ऐसा वो क्यों लिखते हैं और किस तरह की कन्फ्यूजन्स आती हैं जिसके लिए ये लिखा जाता है। तो अगर आपके पास ब्रेन में एक ट्यूबरकुलोसिस की एक इमेज है कि किस तरह से डिसीज डेवलप होती है, तो बड़े ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरे में देखिए क्या क्या दिख रहा है उसमें। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई लंग्स में एंटर करता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि राइट अपर साइडेड लंग का पोर्शन जो है, राइट का अपर लोब जो है, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया यहाँ आएगा तो फिर एक इन्फिल्ट्रेशन की फॉर्म में कंसोलिडेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होगा। धीरे धीरे सराउंडिंग में घोंस फोकाई या घोंस कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, लिम्फ नोड्स वगैरह सराउंडिंग के एनलार्ज होंगे, कैविटी डेवलप होगी, फिर धीरे धीरे वो हील कर जाएगी, तो कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस के मार्क्स वहाँ पे दिखाई देंगे। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से वहाँ पे इफ्यूजन भी बन सकता है, प्लूरल इफ्यूजन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की तमाम पिक्चर्स होती हैं जो हम लोगों को थ्योरेटिकली ट्यूबरकुलोसिस का एक्सरे देखने से पहले हमारे ब्रेन में होनी चाहिए। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं। लिम्फ नोड एनलार्ज हो सकते हैं तो अब आप इस फिल्म को देखेंगे तो जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स हैं, जैसे हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं, तो ये दोनों हाइलर लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं। हाइलर लिम्फेडेनोपैथी सीधे सीधे इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें तो ये देखिए, ये हाइलर लिम्फ नोड बढ़ा हुआ, ये हाइलर लिम्फ नोड बढ़ा हुआ। तो जैसे हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस में देखा, तो वो चीज़ हमको साफ साफ दिखाई देती रही कि ये हमको अगर मिलता है, अगर लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस का भी पार्ट हो सकता है। लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आई मीन, फिर इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ये हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, ये हाइलर लिम्फ नोड का एरिया है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए एनलार्ज साइज में मिल रहे हैं दोनों साइड। तो अगर हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है, साथ ही साथ जो ट्यूबरकुलर सारे फीचर्स भी हैं, आई मीन उसको कफ है, फीवर भी चल रहा है, इवनिंग राइजिंग फीवर है, या एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस होता चला जा रहा है, इस तरह के फीचर हैं। लॉन्ग टर्म से फीवर और कफ है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पेशेंट ने कई बार डॉक्टर्स बदले जिन्होंने 7-7 दिन के एंटीबायोटिक्स खिलाए अपने अपने क्लिनिक्स पे, फिर भी पेशेंट का फीवर कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ जाता है, या परसिस्टेंटली कफ बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ में इस तरह के भी फीचर मिलते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मे बी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये लिम्फेडेनोपैथी का फीचर हमने देखा। दूसरा फीचर देखा था कि लंग्स में इन्फेक्शन आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की फॉर्म में, तो वो आएगा तो कहीं ना कहीं स्टे करेगा, उसके सराउंडिंग एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये देखते हैं, देखिए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हुआ तो ये
कंसोलिडेशन की फॉर्म में हमको पैचेस मिल रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं, ये हैं कंसोलिडेशन वाले पैचेस। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए इस तरह के कंसोलिडेशन वाले पैचेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आया हुआ है जिसके रिस्पॉन्स में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू है हमारा बॉडी का। तो ये एक कंसोलिडेशन टाइप की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में इन्फिल्ट्रेशन जैसा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था, इन्फिल्ट्रेशन, कंसोलिडेशन, या कई बार हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि इनको कई बार हम लोग अलग अलग जगह से यूज करते हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, अब फिर हम इसको देखेंगे। ये देखिए राइट साइड वाले लंग्स में हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वहीं लेफ्ट लंग को देखेंगे तो ये लगभग लगभग हमको क्लियर दिखाई दे रहा है पैरेन्काइमा, किसी तरह का कोई पैच नहीं, सब कुछ ठीक है। तो इधर देखते हैं तो हाँ, ये कंसोलिडेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, जो क्वेश्चन था कंसोलिडेशन में, देखिए जो डेंसिटी रहती है थोड़ा ज़्यादा रहती है, और कभी आप देखेंगे तो उस पैच के पीछे जो भी एयर ट्रैक है, ब्रोंकाइज वगैरह जो आ रहे हैं या ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो सब नियरली विजिबल नहीं रहते। वो उसके डेंसिटी की वजह से, ओपेसिटी की वजह से वो लगभग छुप जाते हैं, साफ क्लियर नहीं आते। इस लेवल पे अगर है तो हम उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। और अगर ये चीज़ें अगर उसके नीचे ब्लड वेसल्स का शैडो है या अपना एयर ट्रैक का शैडो, जो ब्रोंकाइज वगैरह वहाँ पे जो भी हैं, वो अगर अपीयर हो रही हैं तो उसे हम लोग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन एक थोड़ा सा ब्रॉड वे है, बहुत अच्छा अब यूज नहीं किया जाता। इन्फिल्ट्रेशन का सिंपल मतलब है कि किसी पार्ट में कोई सब्सटेंस, अब नॉर्मल सब्सटेंस आ गया है लंग के एयर स्पेस में और वो ओपेसिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन कंसोलिडेशन वर्ड से मिलता है या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी से, इसलिए ज़्यादातर अब देखेंगे आप तो यही टर्म ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो ये भी टीबी का मार्क्स हो सकता है, अलॉन्ग विथ साइन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये चीज़ जानना बेहद जरूरी रहता है। साइन सिम्टम्स के साथ में अगर रेडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है तब आप आसानी से उसको डायग्नोज कर सकते हैं, आगे के टेस्ट करा के कंफर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को कफ फीवर वगैरह था, लंग एक्सरे ऐसी पिक्चर दे रहा है, नियरली अब आप श्योर होते जा रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है, आप एफबी स्टम वगैरह करा के, टीबी गोल्ड करा के फर्दर आगे जा सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म करने के लिए। और एक चीज हमने देखी थी कि कैविटी बच जाती है ट्यूबरक्लोसिस में। अब कैविटी बन जाती है, देखिए इस फिल्म में एक साफ साफ कैविटी दिखाई दे रही है, इसको देखने की एक आदत डालनी चाहिए। क्लेविकल के नीचे आपको राउंड राउंड ऐसा लगेगा जैसे कॉइन रखा हुआ है, उसको देखो मार्क करके देखते हैं तो और आराम से समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरा, ये एक राउंड राउंड कैविटी है। बॉर्डर देखेंगे तो व्हाइटिस है और उसके बीच का पोर्शन थोड़ा सा ब्लैकिश है। इरेजर से इसे हटाते हैं, फिर देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, फिर अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमको मिलेगा। और बड़ा करके देखते हैं, देखिए ये पोर्शन राउंड राउंड एक हमको मिल रही है ओपेसिटी। ये देखिए गोल गोल यहाँ पे मिल रहा था, इसका मतलब यहाँ पे कैविटी वाला जो प्रोसेस हुआ था, घोंस फोकाई वगैरह बनना, वो सब होके हो चुका है। तो ये कैविटी इंडिकेट कर रही है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मार्कर होता है, कैविटी मिल रही है, आप सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ये ट्यूबरक्लोसिस होना चाहिए। स्पेशली जब राइट साइड में मिल रही है, अपर साइड में मिल रही है, अपर लोब्स में मिल रही है, तो हाईली सस्पेक्टेबल हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस का लीजन हो सकता है। इसके साथ फिर वही चीज़ें हैं, अगर पेशेंट में ये चीज़ें भी सपोर्ट हमें कर देती हैं सिम्टम्स में, फीवर कफ वगैरह, तो ऐसी कोई भी पिक्चर हमारे लिए ट्यूबरक्लोसिस को कंफर्मेशन के लिए सफिशिएंट है। आगे के एक दो टेस्ट करा के एफबी वगैरह हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। ऑल्दो इस तरह के कैविटी वगैरह के लीजन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो ट्यूबरक्लोसिस होगा, फिर भी आगे के टेस्ट कर लेना अच्छा है। ये केस भी ट्यूबरक्लोसिस का है, जैसे कि हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस में बात की थी। हम लोगों ने अभी फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, हम लोगों ने देखा था कि लिम्फ नोड बड़े हो सकते हैं, ये देखिए हाइलर लिम्फेडेनोपैथी साफ दिखाई दे रही है। या एक पार्ट दूसरा देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई कंसोलिडेशन वगैरह हो जाए इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के साथ में, ये देखिए कंसोलिडेशन दिखाई दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई कैविटी वगैरह फॉर्म हो जाए, तो ये कैविटी लंग्स में हम लोग देख रहे हैं। या इसके अलावा हम लोग देख रहे थे कि प्लूरल इफ्यूजन वगैरह डेवलप हो जाए। प्लूरल इफ्यूजन देखिए इसमें साफ साफ डेवलप है, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो
प्लूरल इफ्यूजन चूंकि फ्लूड है, फ्लूड की टेंडेंसी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो लंग्स के डिपेंडेंट पार्ट में, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट में नीचे की तरफ आके कलेक्ट होगा। ये वाटर की या फ्लूड की टेंडेंसी होती है कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास स्पॉट होता है, ये देखिए, इसे कहा जाता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। अब ये एग्जैक्टली क्लियर है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये एग्जैक्टली क्लियर है। और यही चीज़ अगर हम इरेज कर देते हैं इसको, यही चीज़ अगर हम लोग राइट साइड में देखेंगे ध्यान से, ये देखिए ये ब्लंट है, ध्यान से देखेंगे मिल जाएगा। ये पोर्शन ऐसा होना चाहिए था लंग्स का नॉर्मली, बट ऐसा नहीं है। इरेज कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं ये एक्चुअल में ऐसा हो गया है। मतलब यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा हुआ है इतने स्पेस में, जो ऐसा होना चाहिए था, ये स्पेस यहाँ पे उसमें फ्लूइड में ऑक्यूपाइड कर रखा है। यही हिस्सा अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखते हैं, दोनों साथ साथ देखें तब समझ में आएगा। ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल देखते हैं लेफ्ट लंग का लोअर लोब में, एकदम क्लियर है, ये देखिए कहीं कुछ नहीं। लेकिन यही पोर्शन यहाँ पे देखा जाए तो ब्लंट है, क्योंकि वाटर आ गया है इसलिए उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो व्हाइटिश अपीयरेंस देगा। हम लोगों ने देखा था एयर ब्लैकिश अपीयरेंस देगी, वाटर व्हाइटिश अपीयरेंस जाएगा, बोन एग्जैक्टली व्हाइट हो जाएंगे। जितना डेंस होता जाएगा व्हाइटिश होता जाएगा। और मसल्स वगैरह हैं अगर हल्की उसमें, तो थोड़ा सा ग्रे कलर में रहती हैं, अदरवाइज डेंसिटी ज़्यादा रहती रहने वाली चीज़ों की व्हाइट अपीयरेंस रहती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। इस फिल्म को अच्छे से इसलिए देखिए क्योंकि इसमें जल्दी में अगर देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। राइट साइड के लोब में कॉस्टोफ्रेनिक एंगल में फ्लूइड है। अब अगर यही ज़्यादा हो जाए तो बहुत साफ साफ दिखाई देगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट लंग में अच्छे से पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। इतना भी भरे हुए फ्लूइड्स हमको खूब मिलते हैं प्रैक्टिस में। ये देखिए ये पूरा पोर्शन फ्लूइड से भरा हुआ है। मज़े की चीज़ ये होती है कि अगर कभी ग्लास में भरे हुए आप पानी को देखें तो उसकी जो मेनिस्कस साइन जिसे बोला जाता है, मेनिस्कस साइन मतलब क्योंकि किनारे पे ऊंचे रहते हैं और बीच का पोर्शन जो रहता है नीचे रहता है, तो ये वाला पोर्शन देखिए एक तरह से कॉन्केविटी बनती है पानी को किसी भी उसमें हम रखते हैं तो ये पोर्शन अपर साइड में रहेंगे दोनों एजेस, और ये बीच का पोर्शन नीचे रहेगा, यानी एक कॉन्केव इमेज आती है। तो इसी को हम लोग मेनिस्कस साइन भी कहते हैं। तो फिर से देखते हैं, ये देखा जाए तो ये अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, जिसकी वजह से एक चीज़ और हमें दिखाई दे रही है, जो ट्रैकिया है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गई है। ये देखिए ट्रैकिया कहाँ है, ये देखिए ये है ट्रैकिया, ये ये देखिए ये ट्रैकिया, ये देखिए ऐसे चली आई, यहाँ तक ट्रैकिया चली आई, जो कि ट्रैकिया सेंट्रली ऐसे हमको मिलनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जो ट्रैकिया आ गई है ऐसे शिफ्ट होके। तो प्लूरल फ्लूइड है, फ्लूइड अपनी वजह से दूसरी साइड में ट्रैकिया को शिफ्ट कर देता है, मीडियास्टिनम भी शिफ्ट है। तो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, हर्ट होना चाहिए था ऐसे। अब आ गया है देखिए बॉर्डर, ये देखिए मीडियास्टिनल शिफ्ट भी मिल रहा है। तो ये पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए, जानने के लिए। फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो अब आप ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जो कम फ्लूइड है वो भी देखना आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ध्यान नहीं रहता तो मिस हो जाता। ये देखिए पिछले फ्लूइड, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं राइट लोब लोअर लोब थोड़ा सा फ्लूइड है, अब ज़्यादा फ्लूइड हो गया है तो आसानी से दिख रहा है। मेनिस्कस साइन से बहुत आसानी से देख सकते हैं। और भी बढ़ सकता है फ्लूइड। ये देखिए अभी पूरा का पूरा, फिर देखेंगे तो पूरा लेफ्ट लोब ही फ्लूइड से फिल्ड है। और ट्रैकिया जो है ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से शिफ्ट हो गई। ट्रैकिया पूरी तरह शिफ्टेड, हम लोग कई बार पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं ट्रैकिया का राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जनरली सेंट्रली मिलनी चाहिए। सेंट्रली मतलब ये देखिए ऐसे मिलनी चाहिए थी, ट्रैकिया की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए थी इस लाइन पे, लेकिन ट्रैकिया शिफ्ट हो चुकी है। तो फ्लूइड वगैरह की वजह से ट्रैकिया अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो इस इमेज को भी अच्छे से याद रखेंगे, आगे काम आएगी। इससे हम लोग फिर एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए फ्लूइड अगर पूरे लंग में भर गया, ये भी एक ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट हो सकता है। प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बिल्कुल नहीं। कैंसर केस में भी हो सकता है, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीज में भी हो सकता है, वो एक अलग पार्ट। केवल प्लूरल इफ्यूजन है, इतना इसमें क्लियर है। प्लूरल इफ्यूजन के कॉज क्या है वो कई बार प्लूरल फ्लूइड टैप करके उसकी पैथोलॉजी के टेस्ट करके ही पता चलते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में ये सारी फाइंडिंग्स आ सकती हैं।
तो लिम्फ नोड बड़े हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने देखा, लिम्फ नोड बड़े होना या कंसोलिडेशन का मिलना या कैविटी को मिलना या फ्लूइड कलेक्ट होना लंग्स में, इस तरह की चीज़ें हमको ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे में मिलती हैं। तो इस तरह का एक्सरे देख के ये लेबल नहीं किया जाता कि हाँ टीबी ही है। ये हमारी डाउट को या हमारी डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है केवल। तो अगर हमारे क्लिनिकल फीचर्स फीवर, कफ, एनोरेक्सिया, वेट लॉस जैसे फीचर्स हमको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सरे में इनमें से कोई फाइंडिंग भी मिल रही है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हाँ टीबी हो सकता है। आगे के टेस्ट करा के उसको कंफर्म भी किया जा सकता है। नेक्स्ट डिसीज, ये स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस लंग के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से निकल के शायद थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस है। एम आई ऑडिबल? माई वॉइस इज क्लियर? हाँ, यस। तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग देख रहे हैं, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस जो वर्ड है वो मिलियरी मींस मिलेट से लिया गया है। ऐसा अगर हम लोग देखें एक्सरे की फिल्म को, तो जैसे मिलेट्स के सीड्स रखे रहते हैं, डॉट 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 डॉट, ये देखिएगा ऐसे। अभी हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं डिजाइनिंग के साथ में, छोटे 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 से नोड्यूल, बहुत छोटे से टिनी नोड्यूल्स से पूरे उसमें भरे हुए हों, इस तरह से करके। अभी हम लोग इसको हटाते हैं और फिल्म को दोबारा थोड़ा करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये अब हम देखेंगे, ये देखिए छोटे 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 हम लोग देखना चाहेंगे तो ऐसा लगता है पूरे में डॉट 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 बने हुए हैं। ये रहा डॉट, ये रहा, देखिए यहाँ पे हैं, ये देखिए इस तरह के डॉट 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 पूरा उसमें बहुत फाइन। ये मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, साइन सिम्टम्स के साथ में होनी चाहिए, तब इसको लेबल करेंगे कि ये मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये टीबी के वेरियस टाइप्स हैं जो जनरली ये टीबी के एक्सरे में इसी तरह के दिखाई देते हैं। और टीबी का एक्सरे देखना जरूर आना चाहिए, बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये पेशेंट की ही डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी स्किल शो करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप टीबी के पेशेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हैं या उसको एक नॉर्मल किसी वार्ड में नॉर्मल पेशेंट के साथ भर्ती कर दे रहे हैं, तो उस अदर पेशेंट्स की सेफ्टी, आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी रिस्क जनरेट होता है। नेक्स्ट डिसीज, हाँ ये बड़ा कॉमन है, ये बढ़िया है। इसमें देखिए हम लोग देखेंगे इस एक्सरे में स्पेसिफिक पार्ट क्या है, चूंकि हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि एक्सरे में हमको देखना है ABCD। तो आज हम लोग देख रहे हैं उसका ए पार्ट, ए मतलब लंग्स के बारे में। तो यहाँ से हमको यहाँ पे जो चीज़ें अब नॉर्मल दिखाई दे रही हैं वो ये है। ये क्या है? एक्चुअली ये एक कंसोलिडेशन पैच है। फिर से देखेंगे इसको, इस पोर्शन को बड़ा करके, ये देखिए कंसोलिडेशन पैच है, बड़ा कॉमन है, जिसे हम लोग डिसीज के नाम पे निमोनिया, निमोनाइटिस करके भी बोलते हैं। अब यहाँ पे चूंकि जैसे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस के अपर लोब के इन्फेक्ट करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ब्रोंकस की स्ट्रक्चर की वजह से कि वो वाइड है और थोड़ा शॉर्ट है एनाटॉमिकली देखा जाए तो। ऐसा ही चूंकि निमोनिया में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रही है, लंग के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो ऐसे में थोड़ा सा लंग्स के लोअर लोब के अफेक्ट होने के चांसेस इनमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉन्ट मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपर लोब में, मिडिल लोब में या कहीं मिलेगा नहीं, वो सब मिलता है कॉमनली, बट लोअर लोब में इसके मिलने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, तो आसानी से हमको दिखाई दे जाता है। तो लोअर लोब में हम लोगों को कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, ओपेसिटी दिखाई दे रही है जो होमोजीनियस नहीं है। दोनों ओपेसिटीज़ को देखिए कंपेयर कर लेते हैं। ये ये वाली ओपेसिटी भी देख लीजिए, जो पीछे ब्लैकिश शैडो भी आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश भी आ रहा है, वाइटिश भी आ रहा है। ये देखिए ये भी एक ओपेसिटी है जो हर्ट के शैडो से बनी हुई है। ये एक होमोजीनियस ओपेसिटी है, पूरी वाइट 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 है। तो दोनों ओपेसिटीज़ को हम लोग कंपेयर भी साथ में कर सकते हैं। वो हेट्रोजीनियस पैटर्न है और ये होमोजीनियस पैटर्न है। तो ये ओपेसिटी भी बता रही है यहाँ पे कंसोलिडेशन पैच है। तो ये निमोनिया का एक अच्छा इंडिकेशन है।
ऐसा ही नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्ट में होगी, जैसे निमोनिया के बारे में हम लोग जानते हैं, लोअर लोब में भी हो सकती है, मिडिल लो अपर लोब में भी हो सकती है, या पूरे लंग्स में एक साइड में हो सकती है, दोनों साइड में भी हो सकती है। तो लोब्स में भी हो सकती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी हो सकती है। तो उसकी जो थ्योरी है वो पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, तो वो हमको समझने में आसान रहता है। जैसे अगर निमोनिया पूरे लंग्स में हो जाए तो कैसा दिखेगा, ये देखिए पूरा निमोनिक पिक्चर है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ें आती हैं कई बार फिल्म से। अब ऐसा ही बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस अभी आगे आप देखेंगे तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, एआरडीएस में भी मिलेगा। तो एआरडीएस और निमोनिया ये थोड़ा सा एक्सरे बेस पे एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते, थोड़ा सा पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट को अगर आपने देखा है तब उस बेस पे उसको क्लियर करना आसान रहता है। फिलहाल अगर पूरा बायलेटरल लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में भी आप फिर ओपेसिटी देखेंगे तो वो हेट्रोजीनियस पैटर्न की है। फिर देख लेते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए होमोजीनियस ओपेसिटी कहनी हो तो देखिए ये इतना ओपेसिटी है, ये होमोजीनियस कंप्लीटली वाइट वाइट शेडो हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो व्हाइटिस ब्लैकिस मिक्स करके आया है, तो ये हेट्रोजीनियस ओपेसिटी बनी हुई है इसमें। पेशेंट के अगर फीचर फीवर कफ जैसे बने हुए हैं, फीवर कफ के साथ पेशेंट की शुरुआत हुई थी ऐसा वो हिस्ट्री में बता रहा है। डिस्निया भी होने ही लगी है, इस तरह के पिक्चर में तो डिस्निया होने ही लगेगी। और पेशेंट में जो एक्सरे की फिल्म का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है, तो फिर पेशेंट को आप निमोनिया के लिए लेबल कर सकते हैं। और यही फिल्म अगर एआरडीएस से रिलेटेड होती, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से, उसमें डिफरेंस ये आता है कि मोस्टली पेशेंट क्रिटिकली इल रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन होना जरूरी नहीं है, मे बी ड्यू टू सम ट्रॉमा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से भी ऐसा आ सकता है। सडनली डेवलप होता है इस तरह की पिक्चर, और डिस्निया बड़ी सीवियर होती चली जाती है, O2 सेचुरेशन काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप करने लगता है। और जहाँ पे निमोनिया, जिसे हम लोग निमोनाइटिस भी कह रहे थे, निमोनाइटिस में जहाँ वो एक इन्फ्लेमेशन है, वो एक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एल्वुलाइज में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फ्लूइड उसमें फिल्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग एआरडीएस में देखेंगे तो वहाँ एल्वुलाइज में फ्लूइड तो फिल होता ही है, साथ साथ एल्वुलाइज डिस्ट्रॉय भी होने लगते हैं तेजी से। तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, एआरडीएस जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इमीडिएट अच्छे से मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, आईसीयू का केस है। और निमोनिया अगर हाँ इस हालत में आ चुका है तो ये भी एक आईसीयू का ही केस है। अदरवाइज बहुत सारी निमोनिया जो माइल्ड फॉर्म में होते हैं वो एट होम भी ट्रीट हो जाते हैं, जिसमें लंग्स का इतना ज़्यादा पोर्शन इन्वॉल्व ना हो या सीवियर डिस्निया वगैरह की सिचुएशन ना बनी हो। लेकिन एआरडीएस है तो उसमें जनरली सीवियर डिस्निया वगैरह हो ही जाता है, क्योंकि मोस्टली वो पहले से क्रिटिकली इल या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ही होता है। तो वो ज़्यादा बड़ी एक सीवियरिटी, एक कॉम्प्लिकेशन, ये मान लीजिए कि निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन हो गया एआरडीएस फॉर्म में। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे जाके हम लोग फिर देखेंगे एक बार एआरडीएस को। तो इस फिल्म को देखते हुए बायलेटरल निमोनिया मान चलते हैं, बायलेटरल कंसोलिडेशन कह के चलेंगे तो ये बहुत अच्छा है, क्लिनिकल फीचर से मैच कर जाएगा, तो आइदर फिर ये निमोनिया कहला जाएगा या फिर ये एआरडीएस की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं। हाँ ये बड़ा स्पेसिफिक एक्सरे है, इसको देखने की बार बार आदत डालनी चाहिए, खूब मिलेंगे रूटीनली। इसमें चेंजेस क्या हैं अगर आप देखेंगे, ये देखिए जो रिप्स हैं लगभग लगभग पैरेलल होते चले जा रहे हैं, सीधे होते चले जा रहे हैं, रिप्स के बीच का जो स्पेस है बढ़ा हुआ है। लंग्स में ब्लैकिशनेस ज़्यादा है, यानी एयर ट्रैप है, ये भी बता रहा है। और ये देखिए ये जो डायफ्राम है फ्लैट हो गया है। जनरली लंग्स को नीचे से देखेंगे नॉर्मली तो ऐसे रहते हैं, डोम शेप डायफ्राम का, ये पैटर्न आता है। फिर दोबारा से एक बार डोम शेप को देख लेते हैं। डोम शेप नॉर्मल लंग रहता है जनरली, कई बार आपको देखेंगे तो ये पैटर्न आएगा, ऐसे रहेंगे लंग्स, ऐसे, ये आते हैं पैटर्न, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसकी बजाय अब हम लोग देख रहे हैं इसमें हमको क्या क्या नए नए फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें हमारे फीचर्स हम लोग देखते हैं। ये देखिए लंग्स बड़े हो गए, हाइपर इन्फ्लेटेड, जितना सामान्य रूप से लंग मिलता है उससे ज़्यादा साइज मिल रहा है। जनरली लंग्स के साइज मिड क्लेविकुलर लाइन पे अगर हम देखें, मिड क्लेविकुलर लाइन पे यहाँ पे, तो लगभग फिफ्थ टू सेवेंथ के बीच में ये साइज होता है लंग्स का। लेकिन यहाँ पे सेवेंथ रिप्स भी देखिए स्ट्रिक्टली आ रही है। पिछली बार मैंने बताया था रिप्स काउंट कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो सेवेंथ रिप्स एट्थ रिप्स भी इसमें लगभग अपीयर हो जा रही है, जिसका मतलब लंग्स इन हाइपर इन्फ्लेटेड है, बढ़े हुए हैं, हाइपर एक्सटेंडेड, बढ़ा हुआ साइज है, लंग का साइज बढ़ा हुआ है इसमें। और डिलीट कर देते हैं।
लंग का साइज बढ़ा हुआ है, रिब्स के बीच में अगर देखें तो वाइडनिंग है, दोनों दो रिब्स के बीच के गैप में। रिब्स जो है स्ट्रेट पैटर्न में दिखाई दे रही हैं, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गए दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्चर आती है सीओपीडी की, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एम्फाइजमा के पिक्चर में ये आसानी से देखने को मिलेगा। तो इस पिक्चर को अच्छे से याद रखना है। लंग्स का साइज बड़ा, हाइपरल्यूसेंसी, एयर ट्रैप होने की वजह से लंग्स थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकिश दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है, जनरली जितना लंग्स का पोर्शन रहता है। ज़्यादा ब्लैकिशनेस इसमें दिखाई दे रही है, लंग्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, रिब्स स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, डायफ्राम का डोम कट हो जा रहा है, कंटूर उसका जो है डिस्टर्ब है, फ्लैट हो जा रहे हैं। तो ये एक सीओपीडी का पिक्चर है क्लासिकल, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये भी वही सीओपीडी ही है। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए, लंग्स बड़े हैं साइज में, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर लंग्स भी हो जा रहे हैं, ऐसा भी एक बोल दिया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप में आते चले जा रहे हैं। दूसरा, ब्लैकिशनेस थोड़ा ज़्यादा है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मिल रहा है। इसके अलावा डायफ्राम फ्लैट हैं, जो बार बार पिछली बार मैंने कहा था कि डोम शेप, आई मीन ऐसा होना चाहिए नीचे से, तो वो पोर्शन यहाँ पे नहीं है, फ्लैट हो गए हैं। हाइपरल्यूसेंसी, ब्लैकिशनेस ज़्यादा है, लंग्स का साइज बड़ा है। खास चीज़, सीओपीडी तो है ही है, नई चीज़ इसमें क्या है, नई चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं जब हम लोग लेफ्ट लंग को देखेंगे। ये देखा लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग का पोर्शन, जैसा ही कंसोलिडेटेड पैच हम लोगों ने निमोनिया में देखा था, वैसे ही ऐसे है। कई बार सीओपीडी के पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कफ डिस्निया तो उनका कंटिन्यूस लगभग बना ही रहता है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये, जिसका ये पैच दिखा है, जिसे हम लोग एक्यूट एक्जावरेशन ऑफ सीओपीडी या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बोल देते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरह का पार्ट भी उनमें डेवलप हो जाता है। तो इस तरह केस आया है, तो ये केवल नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन या बीटा टू एगोनिस्ट या हमारे जो मिथाइल जैंथीन्स वगैरह हैं, ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप के मेडिसिन हैं, उनसे ही नहीं कंट्रोल होगा, फिर अब आपको यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, स्टेरॉइड सपोर्ट भी कई बार लग जाता है। हाँ, ये स्पेसिफिक है, इस पिक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको ये समझ में आता है। ये देखिए, ये है हमारा एक लंग, ये है हमारा दूसरा लंग। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि एक लंग का वॉल्यूम कम हो गया है, जितना इन्फ्लेट होने के बाद लंग का साइज होना चाहिए था, राइट लंग में देखिए, लेफ्ट लंग में देखिए। इस सिचुएशन को कहते हैं, यानी लंग कहीं से डिफ्लेट है या लंग का वॉल्यूम कम हो गया है, इस पैटर्न को कहा जाता है कोलैप्स। एक्चुअली जनरली कई बार कोलैप्स वर्ड सुनते ही ऐसे लगता है कि कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो डिस्ट्रॉय पार्ट नहीं यूज करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी गलत है, वो पार्ट नेक्रोसिस के लिए हो गया। अगर लंग टिश्यू में नेक्रोसिस डेवलप हुई है तब हम कहेंगे कि लंग का वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो लंग का पार्ट डिफ्लेट हो गया है, एक तरह से लंग वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। हाँ, ये आगे कोलैप्स बना रहेगा तो आगे जाके वो डैमेज होके वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एक पार्ट अलग बात है। सिचुएशन में शुरुआत में फिजिकली केवल हम ये देखें कि अगर लंग का वॉल्यूम कम हो जा रहा है तो हम उसको कोलैप्स कह देंगे। आगे इसको ध्यान ना दिया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो आगे जाके पूरा डैमेज हो सकता है। होता क्यों है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज तो है सराउंडिंग से जो इसका प्लूरल सैग बना हुआ है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इसके बीच में एयर आ गई, फ्लूइड आ गया जिसने इसको कंप्रेस कर दिया किसी वजह से, तो इसकी वजह से उसका साइज जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कई बार लंग कोलैप्स इसी सिचुएशन में आ जाते हैं, कैंसर वगैरह की वजह से कोलैप्स हो जाता है, तो वो पार्ट हो जाता है। तो ये फिलहाल एक कोलैप्स की कंडीशन को दिखाता है। नेक्स्ट फिल्म देखते हैं हम लोग, ये लंग कोलैप्स है। अब ये क्या है, इसमें तो पूरा एक साइड का लंग ही गायब हो गया। ये देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं लंग्स की जगह पे। ये पार्ट क्या है, ऐसे ही तो हमने देखा था एक प्लूरल इफ्यूजन भी, आपको याद आ रहा होगा। अब ये कोलैप्स क्यों है, वो प्लूरल इफ्यूजन क्यों था, देखिए कोलैप्स पार्ट है, यहाँ से देखें, ये देखिए, ये ट्रैकिया को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये पुल है, जिस तरफ अफेक्टेड है लंग उसी तरफ ट्रैकिया को खींच रहा है। राइट साइड लंग अफेक्टेड है, राइट साइड में ही ट्रैकिया को शिफ्ट हुई है, मतलब ये पुल है। जिस तरफ पैथोलॉजी है ट्रैकिया का उसी तरफ आना पुल कहलाता है, और उसके अपोजिट साइड में जाना वो पुश कहलाता है। तो ये
पुल वाली जो है, तो इसलिए ये कोलैप्स है। अब इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा उससे मैच कर लेते हैं। जो पीछे हम लोगों ने देखा था, अभी याद आएगा आप सभी को, जो हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूजन देखा था। ये देखिए, ये प्लूरल इफ्यूजन था। अब यहाँ पे उसी चीज़ को अगर हम लोग फिर से देख लें, तो ये पूरा लंग्स हमारा गायब है वैसे ही, लेकिन ट्रैकिया जो है ये पुश है। ये जिस तरफ का लंग अफेक्टेड है, ट्रैकिया उसके अपोजिट साइड में गई हुई है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। इसलिए ये प्लूरल इफ्यूजन था यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था, और वहाँ पे वो कोलैप्स वाला पार्ट है। बाकी क्लिनिकल फीचर्स के सजेशंस के साथ में इस चीज़ को समझना और आसान रहता है। तो ये पार्ट हम लोगों ने देखा करंट में कि ये कोलैप्स था। ब्रॉडवे में देखा पूरा का पूरा कोलैप्स है। ट्रैकिया सेम साइड में पुल की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए यहाँ पे हमको दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सीओपीडी वाले ही बहुत सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं जो हमको बार बार देख रहे थे। रेक्टेंगुलर शेप में लगभग होता हुआ लंग चला जा रहा है। हाइपरल्यूसेंसी भी है। फ्लैट भी होता चला जा रहा है। डायफ्राम में कोई डोम वाली वो कंटूर उस तरह की चीज़ नहीं है। लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड है। साइज में भी लंग बड़े हैं। ब्लैकनिंग ज़्यादा है। सारी चीज़ें मिल रही हैं, रेक्टेंगुलर हैं। लेकिन ये खास चीज़ नई नहीं मिल रही है। ये राउंड राउंड ओपेसिटी मिलना और राउंड शेप में ओपेसिटी मिलना, ये थोड़ा सा लंग्स के एक्सरे में आपके लिए एक अलार्मिंग साइन होना चाहिए। राउंड शेप में अगर ओपेसिटी मिल जा रही है, बी अलर्ट फॉर मैलिग्नेंसी, कैंसर। ये लंग कैंसर का केस है हम लोग इसमें देख रहे हैं। बाकी बहुत सारे फीचर्स सीओपीडी के हैं। इसका मतलब इस लंग को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट है, क्रॉनिक स्मोकर रहा होगा, लंबे समय से 10 15 20 सालों की इसकी हिस्ट्री रही होगी लगातार। उसकी वजह से एक सीओपीडी डेवलप हुआ। सीओपीडी डेवलप होते 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 लंग्स में सीओपीडी के सारे फीचर्स नहीं हैं, लेकिन अब पेशेंट करंट टाइम पे कैंसर का भी है। तो इस तरह के पेशेंट में जो कफ डिस्निया वाले जो फीचर्स रहते हैं सीओपीडी में तो मिलेंगे ही, लेकिन हो सकता है साथ साथ थोड़ा सा ब्लड भी आने लग जाए। कफ के साथ साथ में पस वगैरह भी कभी आने लग जाए। चेस्ट में पेन जिस साइड में है वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहने लग जाए, जो कि नॉर्मली सीओपीडी वगैरह में ज़्यादातर नहीं रहता। उसमें केवल कफ डिस्निया ही रहती है। साथ ही साथ पेशेंट का एनोरेक्सिया या वेट लॉस, लगातार वेट लॉस होने वाले फीचर्स बनते चले जाएँ, एचबी वगैरह कम होने लगे। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हमको अगर मिलने लगते हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है, और आगे हायर टेस्ट करा लेने चाहिए पेशेंट के लिए। रिलेटेड कैंसर मार्कर या HRCTC वगैरह सीटी स्कैन में आगे जाके कंफर्म कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा स्पेसिफिक चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ओपेसिटी मिली लेकिन राउंड राउंड। नेक्स्ट चल के देखते हैं। राइट लंग मिडिल लोअर लोब में ओपेसिटी मिल रही थी, ये कार्सिनोजेनिक। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ। ये भी एक लंग कार्सिनोमा का ही पिक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे। इस बार टारगेट है लेफ्ट लंग के मिडिल पोर्शन में देखेंगे आपको फिर वैसे ही एक राउंड राउंड ओपेसिटी मिल रही है। तो अगर ओपेसिटी मिल रही है तो ये गैसियस शैडो है, इसके लिए परेशान ना हो। डायफ्राम के नीचे स्टोमक रहता है, उसमें गैस बबल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये राउंड ओपेसिटी, ये फिर कार्सिनोजेनिक है। तो इस पिक्चर को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इमीडिएट पेशेंट को प्रॉपर जो भी हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भेज के पेशेंट को प्रॉपर ओपिनियन, आगे का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ये अगला केस अच्छा केस है ये भी। इसमें भी देख लीजिए हम लोगों को गैसियस शैडोज तो दिखाई दे ही रहे हैं। तो इनको अलग कर देते हैं, इस पोर्शन को। पूरे लंग्स में अगर हम देखें तो जैसे नेट जाल बिछा रहता है, छोटा छोटा इधर उधर आड़ी टेढ़ी लाइनों से, इस तरह से बना हुआ मिलता है। ये पैटर्न अगर जो हमको मिल रहा है, दिस इज लंग फाइब्रोसिस। बीच बीच में जो ये थोड़े से आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे डॉट्स हैं गोल गोल छोटे छोटा, ये देखिए गोल। ये कैल्सिफिकेशन मार्क्स हैं। मतलब कोई पैथोलॉजी उसको हुई, उसको होने के बाद में, हील होने के बाद में जो लंग पैरेन्काइमा है वो फाइब्रोस टिश्यू से कन्वर्ट चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमको लंग में ऐसे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से देख लेते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं इसी को। ये देखिए पूरा लगा है जैसे नेट जैसा, सब पूरा भरा हुआ है जाल की तरह से, रेटिकुलर पैटर्न जिसे हम लोग कहते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे वाइट वाइट जो दिखाई दे रहे हैं कैल्सिफिकेशन के भी हैं।
तो कोई चीज़ हुई होगी, कई बार आप लोग कोरोना के इस फेज को हम लोग बिता चुके हैं, तो कोरोना के बाद में बहुत से पेशेंट्स के लंग्स अभी भी ऐसे ही मिलते हैं फाइब्रोसिस हो जाने के कारण। तो ये लंग फाइब्रोसिस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एआरडीएस है। यही पैटर्न है जो बाइलेटरल कंसोलिडेशन जिसे हम लोग कह रहे हैं। बाइलेटरल कंसोलिडेशन का फिल्म दोनों साइड के लंग्स में हम देखें तो पूरा का पूरा एक हेट्रोजीनियस ओपेसिटी का पैटर्न है, जैसा कि बाइलेटरल निमोनिया में भी था। अच्छे से फिर से याद करिएगा, ये एआरडीएस है, वो बाइलेटरल निमोनिया था। देखने में बहुत ज़्यादा कोई अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। पेशेंट के फीचर क्लिनिकली ही जिस साइड में सपोर्ट करेंगे उस तरह की डायग्नोसिस बनेगी। और पेशेंट को फीवर कफ था काफ़ी दिनों से, धीरे धीरे करके पहले इससे का एक्सरे देखेंगे, उसमें थोड़ा कोई पार्ट लंग का इन्वॉल्व था, बाद में पूरा लंग इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब ये बाइलेटरल निमोनिया है जो फर्दर एआरडीएस में कन्वर्ट होने जा रही है अगर एल्वुलाई डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और पूरे फ्लूड जो भी एयर सैक्स हैं एल्वुलाइज हैं उसमें फ्लूड भरता चला जा रहा है, और अपना एल्वुलाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और O2 सैचुरेशन लगातार फॉल हो रहा है, तो वो एआरडीएस की तरफ जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड फेज है, डेथ हो जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है, तो इस केस को काफ़ी अच्छे से देख लेना है। ये एआरडीएस का एक केस है। ये पैटर्न ये थोड़ा अगर आप देखेंगे तो इस तरह के, अब हमारा ये चौथा एक्सरे है। एआरडीएस और बाइलेटरल निमोनिया काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, उसमें क्लिनिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है एग्जैक्ट डायग्नोसिस लेवल करने के लिए। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में आपको याद होगा डॉट 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 थे, मिलेट्स के सीड्स की तरह पूरा इस लंग्स में स्कैटर्ड थे, इसलिए वो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस नाम ही दिया गया है। वो भी वैसा ही था, पूरा लंग इन्वॉल्व था। और इस पिक्चर को देखिए, ये बड़ी स्पेसिफिक है। दिस इज केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, एल्वुलर एडिमा। पैटर्न क्या है, कैसे समझ में आ रहा है, ये दो चीज़ें हैं जो अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं ये पैटर्न, ये देखिए ये पैटर्न, ये बोला जाता है बैट विंग साइन, चमगादड़ के पंख जैसे रहते हैं उस पैटर्न में बना रहता है। उसके अलावा इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन में देखेंगे क्योंकि पल्मोनरी एडिमा है तो फ्लूइड कलेक्शन का जो हुआ है आप देखेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल गायब है। ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लंट हो गए, जैसा कि हम लोग प्लूरल फ्लूइड के टाइम पे देख रहे थे। ये पार्ट कॉस्टोफ्रेनिक एंगल में अगर हम देखते हैं तो ये ब्लंट है। दूसरी साइड देखते हैं ले जाके, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। ये देखिए, इधर का भी लेफ्ट लंग में भी देखेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, यहाँ भी ब्लंट। तो ये पल्मोनरी एडिमा का फीचर है। और इसके अलावा कई बार इसमें सपोर्ट करता है क्योंकि पल्मोनरी एडिमा में एक बड़ा ही कॉमन पैटर्न मिलता है। वो ज़्यादातर जैसे हार्ट फेलियर वगैरह के केसेस के साथ या कार्डियक पैथोलॉजीज के साथ में अटैच रहता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कार्डियक शैडो देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा कार्डियोमेगेली भी है। कार्डियोमेगेली होने की वजह से ये शो कर रहा है कि मेरी कार्डियोमेगेली, अब वो कार्डियोमेगेली जो हुई है वो हो सकता है उसमें किसी तरह का कार्डियोमायोपैथी से अटैच होके हार्ट फेल्योर में गया हो। हार्ट फेल्योर की वजह से बैक प्रेशर, हार्ट फेल्योर की वजह से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप नहीं कर पा रहा है तो उसका बैक प्रेशर जाएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और वो पल्मोनरी सेक्शन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड या एक्सुडेट टाइप का वो बाहर आ जाएगा लंग्स के, और बेसिकली बेसल पार्ट में शुरुआती तौर पे आसानी से मिलता है। तो उस तरह के अगर फीचर्स मिल रहे हैं, बेसल क्रेफ्ट भी आप सुन सकते हैं ऐसी सिचुएशन में स्टेथो से ही केवल, वो भी एक अच्छा कंफर्मेटरी मार्कर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पिक्चर वैसी थी, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में न्यूरोड्यूलर अपीयरेंस था। एआरडीएस बायलेटरल निमोनिया दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, एक्सरे बेस पर डायग्नोस करना, उसमें क्लिनिकल हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा आपने बैटरिंग अपीयरेंस देखा, कार्डियोमेगेली भी देख ली, और साथ साथ दोनों तरफ ब्लंट कार्डियोफ्रेनिक कॉस्टोफ्रेनिक एंगल देखें, जिसकी वजह से आप इसको पल्मोनरी एडिमा की तरफ मार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एक्सरे है, काफ़ी मिलता है पेशेंट्स में। और ये लगभग आज के हमारे कॉमन जितनी भी लंग डिसीजेस थी उसका ये एक लास्ट इमेज है। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स मतलब जो लंग्स के सराउंडिंग में दोनों प्लूरा हैं, उन दोनों प्लूरा के बीच में जो हमारा पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा लंग के साथ अटैच है, पैराइटल प्लूरा चेस्ट वॉल की तरफ से, दोनों के बीच में अगर एयर आ जाए तो ये कंडीशन हो जाती है न्यूमोथोरेक्स। जैसे कि ये एक नॉर्मल लंग है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल लंग यही है, ये विसरल प्लूरा के साथ में ये पैराइटल प्लूरा, इसके दोनों के बीच में ये एयर आ गई, जो भी ये वायलेट कलर से है ये एयर आ गई।
इसकी वजह से क्या हुआ, इस लंग का साइज शॉर्ट हो गया, डिफ्लेट हो गया हम कह सकते हैं, लंग का वॉल्यूम कम हो गया। तो इस कंडीशन में जो लंग है ये कोलैप्स्ड लंग है। अगर इसको इमीडिएट एयर ट्रैप कर दी जाए, ऑक्सीजनेशन वगैरह प्रॉपर देके पेशेंट को ट्रीट किया जाए, तो इसका लंग फिर पहले की तरह जितना वॉल्यूम था वो रीगेन कर लेगा। इसका मतलब कोलैप्स लंग इनिशियल फेज में नेक्रोज्ड लंग से अलग टर्म है। कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि अब लंग वो खत्म हो चुका है। अगर हाँ उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो बाकी जाके वो निश्चित रूप से आगे डैमेज हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनिशियल फेज में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये रिकवर कर जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इसको तो हम लोगों ने ऐसे एक रफ एनाटॉमिकल फॉर्म में देखा, लेकिन अब इसी को हम लोग एक्सरे में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, देखने को ये मिलेगा एक ये देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। पहले से हमारे दिमाग में होना चाहिए, दो चीज़ एक्सरे में ढूंढने में बड़े आराम है। ये देखिए ये पार्ट देखने को मिलना चाहिए। लंग का ये बॉर्डर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, चेस्ट वॉल यहाँ पे दिखाई देगी, और दोनों के बीच में एयर रहेगी तो थोड़ा सा ब्लैकनिंग बढ़ जाएगी। अब देखते हैं चल के लंग्स में हमको एक्सरे में क्या क्या मिलता है। ये आया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अ, ये देखिए जिसको हमको देखना था कि लंग्स का जो हमारा साइज है वो देखिए ये देखिए ये देखिए लाइन है बॉर्डर, इतने में हमारे पास सिमट जा रहा है। इस लाइन को मैं फिर इरेज कर देता हूँ, फिर से देखिए, ये देखिए आप देखेंगे तो ये जो हमारी विसुअल प्लूरल लाइनिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं, विसुअल प्लूरल लाइन साइन, वो हमको मिल रहा है। ये ये देखिए ये लंग्स की लाइन, ये देखिए हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ के बीच में जो ये एयर भर गई है, ये न्यूमोथोरैक्स के केसेस में आती है। तो ये चीज़ भी देखनी आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सीवियर टाइप की इमरजेंसी है। कई बार वॉल्व मैकेनिज्म के साथ में न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है, जिसमें क्या होता है जितनी बार हम ब्रीथ करते हैं उतनी एयर प्लूरल कैविटी में कलेक्ट होती जाती है और निकल नहीं पाती हर बार एक्सपिरेशन के साथ में। तो हर ब्रीथ जो है वो लंग वॉल्यूम बढ़ाती चली जाती है न्यूमोथोरैक्स का, सॉरी एयर का वॉल्यूम जो है लगातार बढ़ाती चली जाती है और लंग्स धीरे धीरे कोलैप्स होता चला जाता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट कहीं भी हो, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है तो भी एक सिंपली आप सिंपल 18 नंबर की निडल लेके आप प्रिक कर सकते हैं। प्रॉपर इमरजेंसी केयर में जैसे दिखाया जाएगा सिखाया जाएगा भविष्य में, उसको ध्यान दीजिएगा। उस तरह से अगर आपने कल प्रिक भी कर दी और एयर निकल गई तो पेशेंट का लाइफ सेव हो जाएगा। बेशक ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, आगे ट्रीटमेंट अभी सब कुछ करना पड़ेगा, बट ये लाइफ सेविंग टेक्निक्स में आता है कि वहाँ से आपने थोड़ा सा एयर रिमूव कर दी तो लंग्स पर जो लगातार प्रेशर है कोलैप्स होता जा रहा है वो थोड़ा सा रुक जाएगा और आपको ट्रीटमेंट करने के लिए समय मिलेगा। बाकी तो इसमें हम लोग जिस तरह से एयर ट्रैप की जाती है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो कभी और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने देखा लंग का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, एयर अंदर आके अंदर आ चुकी है। अगला एक्सरे देखते हैं, ये देखिए इसमें और बढ़िया से क्लियर करके देखते हैं। ये ये देखिए लंग लंग को हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये है लंग का मार्जिन, और इधर का ये जो पोर्शन है ये पूरा पूरा ऑक्यूपाइड कर ले रही है एयर द्वारा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना होता है क्योंकि ये न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी ऐसा पिक्चर दिखाई दे इमीडिएट आपको इमरजेंसी में लेके या आईसीयू में लेके पेशेंट को ट्रीट करना होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा करके देखें तो हमको फिर यहाँ पे दिखाई देगा ये पोर्शन है, ये पोर्शन है देखिए लंग को मार्जिन क्लियर करता हुआ, और ये देखिए हाइपरल्यूसेंसी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ब्लैकिशनेस ज़्यादा है क्योंकि ये इमेज है डाउनलोडेड, उतना क्लियर नहीं, एक्सरे में देखेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा। ये पोर्शन डार्क है इन कंपेरिजन ऑफ दिस पोर्शन। यहाँ पे देखेंगे डार्कर एरिया मतलब यहाँ पे एयर कलेक्शन है, तो ये चीज़ और क्लियर हो जाती है। तो ये हो गया हमारा न्यूमोथोरैक्स। तो हम लोगों ने आज के उसमें ट्यूबरकुलोसिस देखा, निमोनिया देखा, ट्यूबरकुलोसिस के वेरियस पैटर्न देखें कि इन्फिल्ट्रेशन फॉर्म में या कंसोलिडेशन फॉर्म में कैसा दिखता है, कैविटी फॉर्म में कैसा दिखता है, लिम्फेडेनोपैथी फॉर्म में कैसा दिखता है, फ्लूइड कलेक्ट हो गया, फ्लूइड डिफ्यूजन का फ्लूइड थोड़ा है ज़्यादा है, किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते चले आए। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसी के साथ आज का ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये देखते हैं एक एक पार्ट देखते हुए। ये देखिए लिम्फेडेनोपैथी हुई तो ये देखिए हाइलर लिम्फ नोड्स मिडिल ऑफ द लंग बने हुए हैं दोनों, ये लिम्फेडेनोपैथी का साइन है। ये देखिए ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के पैच हैं ये देखिए,
इस तरह के पार्ट मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, या ये देखिए कैविटी मिल रही है, ये भी ट्यूबरक्लोसिस का पार्ट है, पहचानने के लिए ये भी एक अच्छा पार्ट है। लेकिन एक्सरे को ही केवल डायग्नोसिस ना माने, सपोर्टिव क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज कोलेट क्लिनिकली जो लिखते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग देख रहे हैं आरडीएस और निमोनिया में हमको डिफिकल्टी हो रही है। कई बार निमोनिक कंसोलिडेशन रहता है, वो ट्यूबरक्लोसिस से भी कंफ्यूज कर जाता है, केवल और कुछ ना बताया जाए अगर पेशेंट की हिस्ट्री तो ये देखिए, ये थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट हो गया है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखें तो फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है लेफ्ट लंग में, मेनिस्कस साइन है प्रॉपर, जो यहाँ पे देखते हैं वाटर का लेवल जिस तरह से बन जाता है किसी भी ग्लास में रखा जाए तो एंड ऊपर कॉन्केव पैटर्न में आ जाता है। तो ये पैटर्न भी हम लोगों ने देखा जो ट्यूबरक्लोसिस में हमको मिल जाता है। देन ये पूरा का पूरा लेफ्ट लंग है, ऑक्यूपाइड है फ्लूइड से, और ट्रेकिया को उसने शिफ्ट कर दिया है अपोजिट साइड में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, ये देखिए ट्रेकिया को अपोजिट साइड में शिफ्ट किया गया है, तो ये फीचर याद रखना है। इसके अलावा मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस मिलेट्स की तरह देखिए छोटे छोटे डॉट से भरा हुआ है पूरा लंग का पैरेन्काइमा, ये मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ये राइट लंग लोअर लोब देखेंगे कंसोलिडेटेड पैच है, निमोनिया का इंडिकेशन है, बायलेटरल निमोनिया पूरा लंग इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं लंग बड़े हैं साइज में, हाइपरलेसेंसी ब्लैकिशनेस ज़्यादा है, रिप्स देखिए थोड़ा फ्लैट है, रिप्स के बीच में स्पेस भी ज़्यादा है, और डायफ्राम में देखें तो उसकी जो डोम शेप रहता है वो पैटर्न जो है वो लूज है, ऐसा हो गए हैं, ना कि जैसे ऐसे रहते हैं। तो ये पैटर्न भी हमको याद रखना है। ये सीओपीडी का पर्टिकुलरली एक्सरे है। सेम यहाँ भी देखें इसी सीओपीडी ही है, लेकिन लेफ्ट लंग के लोअर लोब में देखते हैं तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड पैच है जो कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक इन्फेक्शन भी हो गया है। लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया है, राइट लंग जितना बड़ा दिखाई दे रहा है देखिए लेफ्ट लंग उसके कंपेरिजन में साइज में वॉल्यूम में कम हो गया है, ये कोलैप्स है। यहाँ पे राइट लंग पूरा का पूरा कोलैप्स दिखाई दे रहा है। ट्रेकिया सेम साइड में है, पुल हुई है, ये इसके लिए एक अच्छा फीचर है याद रखने के लिए। राउंड राउंड ओपेसिटी बड़ी सी दिखाई दे रही है लोअर लोब में, ये मेटास्टेट सॉरी एक कार्सिनोजेनिक या कैंसरस ट्यूमर या कैंसरस ग्रोथ हो सकती है ये, इसके लिए हमेशा अलर्ट रहें। इस तरह का कभी भी राउंड ओपेसिटी मिले लंग के फील्ड में तो हमेशा अलर्ट रहिए। खासतौर से पिछला देखिए लंग में सारे सीओपीडी के साइन है जो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है स्मोकिंग इंड्यूस्ड का कैंसर हो ये, तो ये भी एक फीचर है। इसमें देखेंगे राइट लेफ्ट साइड के मिडिल पोर्शन में देखिए राउंड ओपेसिटी दिखाई दे रही है, कार्सिनोजेनिक पैटर्न, हमेशा याद रखिए। फाइब्रोसिस है पूरे लंग में, नेट की तरह जाल की तरह मकड़ी के जाले की तरह सब कुछ उलझा हुआ है। ये पुरानी कोई बीमारी है ठीक हुई थी जिसमें पूरा लंग इन्वॉल्व था, चाहे वो निमोनिया हो या आरडीएस हो, ऐसा ही कुछ कोविड या कोरोना वाला टाइम पे इस तरह के फीचर्स मिलते थे। टीबी भी कभी कभी ठीक हो जाता है तो इसी तरह के पैटर्न मिलते हैं जिसे हम लोग हील्ड टीबी कहते हैं। कई बार ऐसे ही है जो व्हाइट व्हाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही पैटर्न मिले, कैविटी जैसा मार्क मिले तो आप समझ जाइए इस पेशेंट को टीबी होके ठीक हो चुकी है, वो उसमें भी ऐसा मार्क्स मिलते हैं। ये एआरडीएस का फीचर है, बायलेटरल निमोनिया से बिल्कुल मिलता जुलता। ये चूंकि बैट विंग्स का पैटर्न है, नीचे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दोनों साइड देखिए ब्लंट हैं, कार्डियोमेगली साइज में बड़ा हुआ है, ये पल्मोनरी एडिमा है। और ये पर्टिकुलरली पैटर्न एनाटॉमिकली समझने के लिए ज़्यादा आसान था। राइट साइड का लंग देखिए कोलैप्स कर गया है क्योंकि एयर आ गई है प्लूरल ट्रैक में जो कि वायलेट कलर से दिखाई गई। इसी को लंग्स में देखते हैं तो यहाँ पे एक एरो से देखिए मार्जिन दिखाया गया है, ये प्लूरल मार्जिन है, विसरल प्लूरल मार्जिन, यानी लंग यहीं तक है, उसके आगे एयर भरी हुई है। इसमें देखेंगे इसमें भी और अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है, ये लंग यहीं तक है जहाँ से रेड रेड एरो का टिप है, उसके पीछे एयर भरी हुई है, तो ये न्यूमोथोरेक्स है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को अगर ध्यान से अगर आपने देखा है समझा है, इन स्लाइड्स को बार बार देखिए समझिए और रिवाइज करिए। कोई डाउट रहे क्वेरी की फॉर्म में हमारी ईमेल पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं, तो उनका समय के हिसाब से टाइम के हिसाब से आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। आज का हमारा जो सेशन था एक्सरे फाइंडिंग इन लंग डिसीजेज, तो लंग डिसीज के जो भी मैक्सिमम कॉमन पैटर्न थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इनको अगर आप ठीक से इन्हीं पैटर्न पे समझेंगे तो आसानी से लंग्स की डिसीज में डायग्नोसिस बना सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए एक्सरे इकलौता किसी डिसीज़ के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट ज़्यादातर नहीं होता है, क्लिनिकल फीचर्स अगर सपोर्ट कर रहे होते हैं तब वो काफ़ी हद तक डिसीज़ को कंफर्म करने में मदद करता है। लेकिन चूंकि एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तुरंत का तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है और इमीडिएट आप ट्रीटमेंट का प्लान बना सकते हैं, इन सारे फीचर्स के कारण एक्सरे आज भी
लंग डिसीजेज में काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टिगेशन बना हुआ है। आगे के लिए पार्ट में हम लोगों ने ये देख लिया है, आगे बोन या कार्डियक सेक्शन से क्या क्या फाइंडिंग्स हमको एक्सरे मिल सकती हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। डायफ्राम से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इस तरह की चीज़ें हम लोग उसमें देखने वाले हैं। तो ये दोनों पार्ट, खासतौर से पहला पार्ट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें चूंकि एक्सरे फिल्म सही होना ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही फाइंडिंग बता सकें। उसको पहले देखिए, उसके बाद ये लंग डिसीज़ में जितने भी हम लोगों ने कॉमन डिसीज़ देखे उसमें किस तरह से हम लोग चीज़ों को पता लगाते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे देखने की कोशिश करेंगे, रिहर्सल करेंगे। किसी गाइड के अंडर में अगर आप अभी सीख रहे हो तो किसी टीचर या सीनियर से पूछ के ही, क्योंकि हम लोग जो नेट पे देख रहे हैं, नेट पे कई बार बच्चे हम लोगों के पास इस तरह की चीज़ें लाते हैं, इसमें क्या है, उसमें क्या है, या इसके नीचे तो ये लिखा हुआ है। बहुत सारी फिल्म जिसके नीचे जो इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, जो टीबी का है ही नहीं उसमें ट्यूबरक्लोसिस मार्क है, जिसमें निमोनिया नहीं है उसमें निमोनिया भी मार्क है। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां इंटरनेट पे, गूगल में पड़े हुए एक्सरे इमेजेस में हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ है जिसको अगर आपको सीखना हो तो केवल देख के मत सीखिए, कंफर्म करके सीखिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, वो लंग की सारी फिल्म्स हम लोगों ने आपके साथ कॉमन डिसीजेस की जो भी थी वो डिस्कस की। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को डाल के उसमें सर्च करते हैं इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल निमोनिया, तो उसमें बहुत तरह की फिल्म मिलेंगी जो ऐसी भी होंगी जो निमोनिया की नहीं होंगी। तो अगर कोई चीज़ है तो उसे रटने की कोशिश ना करें, अपने सीनियर्स या जो भी अच्छे कंसल्टेंट हैं, प्रैक्टिस में लोग हैं, उनके साथ डिस्कस कर लें, तभी उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं। जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो चीज़ें मिलनी ज़रूरी हैं, तभी हम लोग एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो भारत आरोग्य संगठन की हमेशा ये पहल रही है कि चिकित्सकों के लिए विशेष रूप से, चूंकि पूरा आयुर्वेद अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की धरती पर जो अवतरण हुआ है वो चिकित्सा कार्य के लिए ही हुआ है। जब पृथ्वी पर बहुत रोग बढ़ गए थे तब तद्वित संभाषा हुई, चरक सूत्र प्रथम स्थान में, और भारद्वाज जी गए और आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए, और अल्टीमेटली इसीलिए आए कि पृथ्वी पर लोगों को जो रोग हो गए हैं उससे मुक्त किया जा सके। तो अल्टीमेटली आयुर्वेद का उद्देश्य ही चिकित्सा करना है, चिकित्सा फर्स्ट। तो हर एक जो लोग डिग्री कर चुके हैं वो जरूर प्रैक्टिस में आए, जिस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और जो अभी एकेडमिक लाइफ में है वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि समाज में आयुर्वेद के नाम पे वास्तव में आयुर्वेद चिकित्सकों की ज़रूरत ज़्यादा है। शिक्षकों का जो पार्ट है वो कॉलेज लेवल तक ज़्यादा सीमित रह जाता है। वो अपनी शिक्षण प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि जो स्टूडेंट्स वो पढ़ा के निकाल रहे हैं वो कैपेबल हों और समाज के जो रोगों की जो चुनौतियां हैं उनको दूर कर सकें। तो आज का जो हमारा सेशन था इसको अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और अगले सेशन में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग हार्ट, बोन्स से रिलेटेड जो चेस्ट के एक्सरेज हैं या अदर एक्सरेज हैं कॉमन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।